हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोगों की प्रेपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसल नॉर्म्स के बारे में, राइट। हम इससे रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जिससे कि आपका टॉपिक भी अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। द बेसल वन अकॉर्ड जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था 1988, प्राइमरली फोकस्ड ऑन विच टाइप ऑफ रिस्क फॉर बैंक्स। वो कहते किस टाइप ऑफ रिस्क को क्या करता है, फोकस करता है, किस टाइप ऑफ रिस्क को वो हैंडल करता है। लिक्विडिटी रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, क्रेडिट रिस्क या मार्केट रिस्क। सो जो बेसल वन अकॉर्ड था, इंट्रोड्यूस किया गया था 1988 में, वो किस टाइप के रिस्क को पे फोकस करता है? वो फोकस करता है ऑन क्रेडिट रिस्क, राइट। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि बेसल वन अकॉर्ड किससे रिलेट करता है तो क्रेडिट रिस्क आएगा आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलर ऑफ द बेसल टू फ्रेमवर्क। इनमें से बेसल टू फ्रेमवर्क का कौन सा पिलर नहीं है? मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, लीवरेज रेशो या मार्केट डिसिप्लिन। सो इनमें से मार्केट कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी है, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस भी इसका फ्रेमवर्क में इसका पिलर है, एंड मार्केट डिसिप्लिन भी है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड, जो कि लीवरेज रेशियो है, राइट, नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट। According to Basel I, what was the minimum capital adequacy ratio that internationally active banks were required to maintain? According to कहते हैं बेसल वन के अकॉर्डिंग जो मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज थी, जो कि इंटरनेशनली एक्टिव बैंक्स को क्या करनी पड़ती थी, मेंटेन रखनी पड़ती थी। अबाउट व्हाट परसेंट ऑफ कैपिटल adequacy ratio? 4%, 8%, 10.5% या 12.9%? So what is the correct option? Our correct option is option B, that is 8%, right? Next question. The Basel III framework was introduced in response to which major event? जो बेसल थ्री फ्रेमवर्क आया था वो किस मेजर इवेंट के बाद को देखते हुए इंट्रोड्यूस किया गया था? The Asian financial crisis 1997, the dot-com bubble 2000, the global financial crisis 2008 या the European sovereign debt crisis 2010। सो जो बेसल थ्री फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया गया था वो आया था विद रिस्पॉन्स टू द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। What does the liquidity coverage ratio under Basel III require banks to hold? Right? कि liquidity coverage ratio according to Basel III कि कितने परसेंट ऑफ कि क्या कितने मतलब होल्ड करनी पड़ती है? कैपिटल टू कवर लॉन्ग टर्म रिस्क कि इतनी कैपिटल की लॉन्ग टर्म रिस्क कवर हो जाए। हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स टू कवर 30-day कैश आउटफ्लोज कि जो लिक्विड एसिड्स हैं वो हाई क्वालिटी होनी चाहिए सो दैट कि 30 डेज के कैश आउटफ्लोज को कवर किया जा सके। अ स्टेबल फंडिंग प्रोफाइल फॉर अ 1 year हॉरिजॉन या फिर अ कैपिटल कंजर्वेशन बफर। सो अकॉर्डिंग टू बेसल 3 द लिक्विडिटी कवरेज रेशियो वाज हाई क्वालिटी लिक्विड एसिड्स टू कवर 30-day कैश आउटफ्लो, राइट। कि हाई क्वालिटी लिक्विड एसिड्स होनी चाहिए थी सो दैट कि 30 डेज के कैश आउटफ्लो को क्या किया जा सके, कवर किया जा सके। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर बेसल 3 व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैपिटल कंजर्वेशन बफर? बेसल 3 के अकॉर्डिंग जो कैपिटल कंजर्वेशन बफर था उसका पर्पस क्या था? व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैपिटल कंजर्वेशन बफर? फर्स्ट वन इज टू फंड बैंक एक्सपेंशन, to be used during periods of stress to absorb losses, to increase a bank's return on assets या फिर to protect against operational risk। So जो capital conservation buffer था वो यूज किया जाता था, the main purpose was to be used during periods of stress to absorb losses कि losses के टाइम पे कि उसको यूज किया जा सके, राइट right? कि जब कंपनी को बैंक्स को कभी लॉसेस हो जाए तो उस टाइम पे
उस कैपिटल कंजर्वेशन बफर को यूज किया जाए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एडिशन टू क्रेडिट रिस्क विच अदर risk are factored into the calculation of capital adequacy under Basel II and Basel III, राइट, कि क्रेडिट रिस्क के साथ साथ और कौन कौन से रिस्क थे जो कि कवर किए जाते थे अंडर बेसल 2 एंड बेसल 3। ऑपरेशनल रिस्क, मार्केट रिस्क, बोथ ऑपरेशनल एंड मार्केट रिस्क, या फिर रेप्यूटेशन रिस्क। सो along with credit risk, both operational and market risk can be factored into Basel 2 and Basel 3. Clear? Next question. What is the common equity tier 1 capital primarily composed of? Right? कि जो common equity थी according to tier 1 वो कैसे बनती थी? Subordinate debt and hybrid capital instruments, revaluation reserves and undisclosed reserve से, कॉमन शेयर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग से, या शॉर्ट टर्म लोन्स एंड लिक्विड एसेट से, राइट। कि जो कॉमन इक्विटी टीयर वन की कैपिटल थी वो किससे बनती थी? विद कॉमन शेयर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग से, राइट। What is the correct option? Our correct option is option C, that is common shares and retained earnings. Next question. The net stable funding ratio introduced under Basel III requires banks to maintain a stable funding profile for what time horizon, right? According to Basel III कहते हैं एक net stable funding ratio होती है जो कि हर बैंक्स को क्या करनी होती है, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए स्टेबल फंडिंग प्रोफाइल मेंटेन करनी होती है। सो वो टाइम पीरियड कितना होता है? अप टू 30 डेज, 90 डेज, 6 ईयर, या अप टू 1 ईयर। सर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज अप टू 1 ईयर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द पर्पस ऑफ काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर अंडर बेसल 3, राइट। कि काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर अंडर का क्या पर्पस होता था अंडर बेसल 3? To absorb unexpected losses during a bank's insolvency, to ensure banks have sufficient funds to cover short-term stress, to protect the banking sector from periods of excessive credit growth, या फिर to enhance the quality of additional tier 1 capital. So जो counter cyclical capital buffer का purpose होता था वो क्या था? To protect the banking sector from periods of excessive credit growth, right? कि किसी टाइम पे, जिस टाइम पीरियड में क्रेडिट ग्रोथ ज्यादा हो जाती थी उस टाइम पे बैंकिंग सेक्टर को क्या करना था? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी थी, राइट। नेक्स्ट, द बेसल सेकंड फ्रेमवर्क वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर? कि जो बेसल सेकंड फ्रेमवर्क था वो कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1988, 2004, 2010, या 2015? So our correct option is option B, that is 2004. 1988 पे तो बेसल 1 इंट्रोड्यूस हुआ था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of capital is considered gone concern capital absorbing losses only when a bank falls, right? कि कहते कौन सी कैपिटल को कंसीडर किया जाता था गॉन कंसर्न कैपिटल, जब भी जो क्या करती थी, जिसका मेन पर्पस था लॉसेस को एब्जॉर्ब करना? कॉमन इक्विटी टीयर 1, एडिशनल टीयर 1, टीयर 2, या टीयर 3? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज टीयर 2 कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम लीवरेज रेशियो रिक्वायर्ड अंडर बेसल 3? कि मिनिमम लीवरेज रेशियो कितनी थी अकॉर्डिंग टू अंडर बेसल 3? 8%, 3%, 10.5%, या 4.5%? So correct option is option B, that is up to 3%. Next question, the third pillar of both Basel 2 and Basel 3 focuses on, कि जो third pillar था Basel 2 and Basel 3 का वो किस चीज पे फोकस करता था? मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, मार्केट डिसिप्लिन थ्रू डिस्क्लोजर्स, या फिर ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट?
So our correct option is option C, that is market discipline through disclosures. Next question. Under Basel II, which of the following approaches is used to calculate the capital requirement for operational risk? Standardized approach, basic indicator approach, advanced measurement approach या फिर D, all of the above. So our correct option is option D, that is all of the above. Clear? So this is it for today's video. I hope you like the questions. Please subscribe my channel Renu Mittal Coaching Classes. Thank you so much for watching my video.